बातें कही जाती है कि जो संघर्षों से लड़े होते हैं, जो संघर्षों से लड़े होते हैं अपने पैरों खड़े होते हैं, और मिटते देखे हैं सहारों वाले, मिटते देखे हैं सहारों वाले, और पेड़ जंगल के अपने आप बड़े होते हैं। परसों राजस्थान लोक सेवा आयोग का स्कूल व्याख्याता भर्ती का परीक्षा परिणाम आया है, और स्कूल व्याख्याता भर्ती में अंग्रेजी विषय का जो रिजल्ट आया है फर्स्ट ग्रेड का, उसमें मेरे साथ जो बैठा है अभी, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, विनोद प्रजापत। विनोद प्रजापत ने अंग्रेजी विषय से फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में ऑल राजस्थान 23वीं रैंक से सिलेक्शन करवाया है, और लूनकरनसर तहसील का और अपने एरिया का नाम रोशन किया है। तो विनोद के बारे में मैं बता दूं कि विनोद नाथवाड़ा का रहने वाला है, और विनोद मेरा पूर्व स्टूडेंट भी रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा इसको तुम के लहजे में कैसे बात कर रहा हूं, तो ये मेरा पूर्व स्टूडेंट रहा है। तो विनोद, अंग्रेजी से ऑल राजस्थान 23वीं रैंक और फर्स्ट ग्रेड सिलेक्शन पर तुम्हें और परिवार को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सबसे पहले तो सर आपको प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं सोचता हूँ कि कुछ बातें करें जो तैयारी कर रहे हैं उनसे, और उनको कुछ तुम अपने अनुभव बता सको। तो हाँ, ये जो परिणाम है ये निस्संदेह मेरी इसमें वर्षों की मेहनत है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको तो नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मेरी मेहनत के साथ साथ कुछ और लोगों की भी इससे सपने जुड़े हुए थे, कुछ और लोगों की भी मेहनत इसमें है जो छुपी हुई है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं मेरे माता पिता जी, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों से जूझकर और मुझे पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाया, और एक नॉर्मल से सामान्य से परिवार के लिए कोचिंग करना, आगे स्टडी जारी रखना मुश्किल होता है। उन मुश्किल परिस्थितियों में पिताजी और ने मतलब पूरा सपोर्ट किया मुझे। कैसा लग रहा है? और कुछ बीच बीच में हम राजस्थानी में भी, मारवाड़ी में, ताकि आम लोग रिजल्ट आई बाद में क्या लगे है सर वही बात है नहीं कि बहुत साल की मेहनत जब और भी रिजल्ट जब सामने निखर गया है तो बहुत अच्छा लगता है। खूब सारी बधाइयां आ रही हैं, खूब सारी बधाइयां और मतलब तारीफें या प्रशंसा लोगों ने पोस्टें लगाई, तो एक अलग सा लगता है ना। बहुत सारी सर शुभकामनाएं और मिली है, और एक अच्छा माहौल है घर में, परिवार में, समाज में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताओ कि देखो आजकल आरपीएससी के जो पेपर आते हैं, हाँ जी, पिछले 4-5 सालों से पेपर बड़े खतरनाक स्तर के आ रहे हैं, और पेपर का लेवल इतना आ रहा है कि लोग बात कर रहे हैं कि भाई आरपीएससी को तो कैंडिडेट लेना ही नहीं है। जैसे पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आया था, तो उसमें 6 ही लोग ऑल राजस्थान मतलब पास हो पाए। 225 पोस्टें थी ना पॉलिटिकल की, तो उसमें 219 पोस्ट खाली रह गई। इस लेवल के पेपर आ रहे हैं, और अंग्रेजी जैसा विषय उस पर भी अलग से बात करेंगे। तो और 23वीं रैंक, तो ये कैसे संभव हुआ? सर कोई चीज की हम जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस से वो चीजें काफी आसान बन जाती है। सबसे पहले तो इंग्लिश सब्जेक्ट लेकर, क्योंकि मैं शुरुआत में जब ग्रेजुएशन में मैं आया था तो मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं रहा था। एक साल मैंने बीएससी साइंस केमिस्ट्री सब्जेक्ट। अच्छा, बीएससी में गए? हाँ जी। तो केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट थे मेरे पास, और उसके साथ मैं रेगुलर कॉलेज भी नहीं गया था, तो उसके चलते वो मेरा बैक रह गया था, वो साल बैक आ गया था मेरा। तो वहां से मैंने सोचा कि अच्छा, उसमें बैक लग गई? 12th फेल वाले मनोज की जैसी कहानी बन रही है। हाँ जी। तो उस मोड पे मैंने सोचा कि अब मैं साइंस करूंगा तो कंटिन्यू कॉलेज तो जाना पड़ेगा, और उस टाइम मैं कंटिन्यू कॉलेज जा नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा आप कन्हैयालाल जी सर इनके संपर्क में आया, तो मेरे को लगा कि हाँ मुझे अंग्रेजी लेनी चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट मेरे को ले लेना चाहिए। तो वहां से अंग्रेजी सब्जेक्ट लेकर मैंने फिर से ग्रेजुएशन शुरू किया। ठीक है। हाँ, फिर ग्रेजुएशन के बाद कोरोना टाइम आया, उस टाइम मैंने बीएड भी उससे पहले कंप्लीट कर ली थी। बीएड यहाँ लूनकरनसर से कर ली थी। अच्छा, लूनकरनसर से। हाँ। और जैसा कि आप कह रहे हो कि पेपर हार्ड आ रहे हैं, तो सर ये तो साथ में मेरी मेहनत थी, साथ में अपने जी हेल्प एक कोचिंग सेंटर है, जी हेल्प सूरतगढ़, गुरनानी सर। हाँ, गुरनानी सर के पास में पहुंचा, काफी नाम सुना हुआ था, और अंग्रेजी का बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है सर ऑल राजस्थान में। तो उनकी जो, हालांकि मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला उनसे,
हाँ। उनकी जो टेस्ट सीरीज और उनका जो शेड्यूल है ना सर, हाँ। वो बड़ा मतलब कारगर सिद्ध हुआ मेरे लिए। क्या बात है। क्योंकि वो जो टेस्ट में शेड्यूल जो देते हैं वो इस टाइप का देते हैं कि 5वें दिन टेस्ट होता है, ठीक है, और 5 के 5 दिन अगर हम नहीं पढ़ाई करते हैं तो शेड्यूल छूट जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। तो इस हिसाब से बांधे रखा उस शेड्यूल ने कि बार बार इतनी ज्यादा प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो गई थी कि लास्ट में कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था कि हाँ अब मैं कर लूंगा। यानी बार बार टेस्ट देना, हाँ, टेस्ट सर। देना और टेस्ट देना। यस सर। तो ये एक हम कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं उनके लिए हाँ, की सर। पॉइंट है ये। यस सर। दूसरी बात ये, जैसे एक मैं ये पूछना चाह रहा था कि भाई अंग्रेजी जैसा विषय है, चलो कंपटीशन की तैयारी के तो लिए तो तुमने गुरनानी सर का बता दिया। हाँ, सर। अब जैसे ग्रेजुएशन के दिन थे, लिटरेचर को समझना पड़ा, और लिटरेचर का जो अंदर का जो भाव है, जो मान लीजिए कि वो इडियम है ना कि रीड बिटवीन द लाइंस, यस सर। तो वो मान लो भाव समझण खातर लिटरेचर, और वो भी इंग्लिश में, और कई तो फॉरेन राइटर है, क्योंकि मेरो भी विषय रहे हुए, मैं खूब लिटरेचर पढ़ियो है, तो कई दिक्कतें मैं भी फेस करी है। हाँ, सर। तो मैं तुमसे ये जानना चाह रहा था कि भाई उस समय जैसे ग्रेजुएशन बीए कर रहे थे या एमए कर रहे थे, तब लिटरेचर को कैसे समझा और कैसे कुछ सेल्फ पढ़ते थे, क्या करते थे? शुरुआत में जब सब्जेक्ट लिया था, क्योंकि 12th में तो रहा नहीं मेरा सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन में जब सब्जेक्ट लिया तो इतना ज्यादा नहीं था कि हाँ ये चीजें आगे इतनी ज्यादा काम आएगी। तो ग्रेजुएशन में मैंने बहुत ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया था। ठीक है। कुछ एक बुक्स पढ़ी थी, थोड़ा यूट्यूब का सहारा लिया था, और ज्यादा बुक्स वो समझ में भी पूरा नहीं आता था। लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने जब इधर उधर जो तैयारी करने वाले हैं उनसे जब थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ, तो तब पता चला कि आगे आप लेक्चरर की तैयारी करिए हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी करिए हो, तो वो ही मैटर आगे काम आ रहे हैं। ठीक तो है। फिर पीजी में मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ने की एमए ढंग से की। हाँ, एमए अच्छे से की। एमए तक आते हैं तो पता चल गया। एमए में फर्स्ट डिवीजन फिर बना। क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब सेल्फ ही बीए एमए वहां तक सेल्फ ही रहा था। सेल्फ ही रहा था। अच्छा, परिवार में माता पिता पे क्या बैकग्राउंड है, कौन कौन लोग हैं परिवार में? परिवार में मम्मी पापा थोड़े से पढ़े लिखे हैं, मम्मी पढ़े लिखे हैं नहीं, घर का काम। पिताजी को मैं आपके व्यक्तिगत रूप से वैसे जानता हूँ। सर, बड़े सरल स्वभाव के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसान है, खेती का काम करते हैं, और नॉर्मल सा मतलब। उन दिनों से जानता हूँ जब तुम 9वीं 10वीं में पढ़ते थे, वो हमारे पास कई बार आते थे। तो सीधी भाषा में जिया बांगे भी समझ आ लिया। मन ये बता भाई, माता पिता पढ़े लिखे को नहीं, और फिर भी एक नए पढ़े लिखे होने के बावजूद किया बांगो सपोर्ट रहे हो, और के तरीके मतलब जो को है वो मोटिवेट करे हुआ? सर, इस बात के लिए हमारे परिवार, समाज और आसपास के पड़ोसी और सभी प्रशंसा करते हैं पापा की, कि यार इतने कम पढ़े लिखे फिर भी इतनी आगे की सोच। अच्छा, संसाधन भी कौन नहीं करने? संसाधन भी इतने नहीं है, फिर भी मतलब थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा एडवांस रही है। उनका हमेशा मोटो यही रहा है कि हम जो कर रहे हैं, हम जिन परिस्थितियों गुजर रहे हैं, आपको इन परिस्थितियों से ना गुजरना पड़े। ये रहा है उनका हमेशा। मतलब वहां फोड़ो देखो, खूब फोड़ो देखो। बिल्कुल सर। और कई बार यहाँ भी हुआ है कि टाबर जगह अभिभावक आमतौर पर कह दिया कि साहब हमारे बहुत ज्यादा मजबूरी है, मेरे टाबर ने पढ़ा कौन सका, तो ये उनके लिए एक प्रेरणा है कि भाई सब कुछ झेलते हुए भी आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और बीच में एक मैं पूछना चाह रहा हूँ, छोटा भाई लीलाराम। हाँ सर। वो भी मेरा स्टूडेंट रहा है। यस, और वो तो तेरे से ज्यादा रहा है मेरा स्टूडेंट। बिल्कुल सर। और वो तुमसे पहले जॉब लग गया ग्राम विकास अधिकारी के पोस्ट पे। हाँ बिल्कुल सर। तो उस समय जब छोटे वाला पहले लग गया और बड़े तुम हो, तो उस समय क्या फीलिंग आई? उस समय यूं लगा कि भाई छोटो भाई पहले लग गया और अपन थोड़ा लारे रह गया, या छोटे भाई ने क्या प्रेरणा दी, या कैसे प्रेरणा ली, या क्या माहौल था उस समय? पहले तो शुरुआत में हम दोनों ने यहाँ ग्रामोत्थान स्कूल ज्वाइन कर रखी थी। पहले मैंने की, फिर उसको 12th होने के बाद मैं यहाँ लाया, थोड़ी देर दिन तैयारी भी की उसने, बाद में साथ में स्कूल ज्वाइन की। अच्छा, दोनों ग्रामोत्थान स्कूल जिस समय यहाँ अभी हम ग्रामोत्थान में बैठे हैं। हाँ सर। क्षेत्र का जनमाना मैं सवाल करूंगा उस पर। हाँ सर। तो दोनों ने ग्रामोत्थान में पढ़ाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। 12th के बाद? 12th के बाद लीलाराम ने थोड़ा ब्रेक लिया, उसमें थोड़ा बहुत पढ़ाई भी की, थोड़ा और कार्यवीर। फिर उसको मैंने स्कूल से जोड़ा। और तुमने पहले पढ़ाना शुरू कर दिया 12th के बाद? बिल्कुल सर। 12th के बाद 1 साल का जो गैप लगा था, उसमें तो मैं नौखा था, एसबीआई बैंक में असिस्टेंट के रूप में काम करता था। फिर लगा कि यहाँ आगे क्या फ्यूचर है। अच्छा, इसलिए मैंने स्कूल ज्वाइन करके साथ में तैयारी रखना। क्या बात है, मतलब साथ में काम करते हुए पढ़ाई। बिल्कुल सर। तो ग्रामोत्थान स्कूल की ही बात कर लेते हैं। हाँ सर। साथी मनोज जी हैं,
डायरेक्टर हैं बिल्कुल सर। और कैसे सपोर्ट रहता है और कैसे कितना क्या कुछ सीखने को मिला, थोड़ा सा बताओ मेरे को। हर कदम पे सपोर्ट किया सर ने। एग्जाम से पहले जब मैं तैयारी करने के लिए कुछ टाइम के लिए सूरतगढ़ गया था, तो सर का एक ही बात कहनी थी कि विनोद, मेहनत तेरी है और पैसे की कहीं आवश्यकता हो तो किसी को नहीं, सिर्फ मेरे को बोल देना, ये होता है। देखो हाँ, तो सर का योगदान कभी ये बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात है कि भी आजकल तैयारी के लिए बच्चों को अलग रूम चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, कहते हैं तैयारी हो नहीं पाती। और तुमने तो यहाँ निजी विद्यालयों में अध्ययन कराते हुए तैयारी की है, साथ में कुछ अर्निंग वगैरह निजी विद्यालयों में करके जैसे ग्रामोत्थान में किया, तो साथ में परिवार को भी सपोर्ट करने का काम किया। और निजी विद्यालयों में काम करते हुए कैसे समय निकालते थे तैयारी के लिए? शुरुआत में जब ग्रेजुएशन चल रही थी उस टाइम तक तो मैं एलिजिबल नहीं था टीचिंग जो कंपटीशन देने के लिए नहीं एलिजिबल नहीं था, तो उस टाइम थोड़ा कम ध्यान था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा मतलब रुका, थोड़े उस टाइम से ही पढ़ते रहते। उसके बाद जो लॉकडाउन का टाइम आया था तो स्कूलों में टाइम देना थोड़ा कम हुआ। तो लॉकडाउन का हालांकि बहुत ज्यादा पूरे देश को नुकसान हुआ था, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लॉकडाउन का फायदा हुआ, क्योंकि वो टाइम हमने भरपूर यूज किया था। टेलीग्राम पे भी एक ग्रुप बनाया था, उसमें चैनल में हम क्विज करते थे, एक शेड्यूल बनाकर पढ़ते थे। तो मेरे अध्ययन के लिए वो अच्छा टाइम था, बढ़िया से अध्ययन कर पाया था उसमें। और उसके बाद बीएड हो गई, वापस स्कूलें लगने के बाद जैसे कंपटीशन की तैयारी के लिए, तो फिर 2-3 एग्जाम और भी दिए मैंने। वो असफलताएं भी देखी? हाँ बिल्कुल सर, असफलताएं देखी है मैंने। कौन कौन से? पिछला 3rd ग्रेड में जहाँ तक मुझे, सबसे पहले 2020 में एक भर्ती आई थी 3rd जो ग्रेड की, उसमें मैंने दिया था, तो उसमें मेरे स्कोर अच्छा था। बाद में वो भर्ती रद्द हो गई थी। उसके बाद में आगे फिर 2022-23 में जो भर्ती आई थी उसमें फिर वापस पेपर दिया था मैंने, बढ़िया तैयारी करके दिया था। तो उसमें मेरा प्रोविजनल हो गया था। डबल में हुआ? हाँ सर, डबल में हुआ था। फाइनल नहीं हो पाया। और उसी साथ मैंने 2nd ग्रेड की तैयारी भी की थी, उसमें मेरा हो नहीं पाया था, क्योंकि 2nd ग्रेड में मेरा पहला पेपर फर्स्ट टाइम अच्छा गया हुआ था, वो रद्द होने के बाद दोबारा वाला खराब हो गया। तो ये कुछ चुनौतियों का सामना किया। बाद में वो 3rd ग्रेड प्रोविजनल होने के बाद जब फाइनल नहीं हुआ था, तो ऐसे लग रहा था कि यार नहीं हुआ, गलत हो गया मेरे साथ। लेकिन आज ऐसा लग रहा है मेरे कि वो ठीक हुआ था, वो अच्छा हो गया, वो अच्छा हुआ, तो नहीं तो 3rd ग्रेड में रह जाते। क्योंकि वहां पे अगर सिलेक्शन हो जाता तो गवर्नमेंट स्कूल में साथ में घर कहाँ ड्यूटी आती, और वो रहता है एक गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद में थोड़ा सा व्यक्ति रिलैक्स भी हो जाता है, ये भी है कि जॉब सिक्योरिटी होती है। तो कहते हैं ना, गॉड करते हैं, जो भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए। बिल्कुल अच्छा हुआ। तैयारी के दौरान क्या क्या, जैसे विशेषकर दोनों पेपर के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं पूछना चाहूंगा। तो फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ा? फर्स्ट पेपर के लिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर में मैथ भी आती है, इंग्लिश भी आती है, सारे विषय आते हैं उसमें। अपने रीजनिंग है, उसमें साइंस है, उसमें हिंदी ग्रामर है, जीके तो है ही है, और ये लेवल है पेपर्स का। तो फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए क्या क्या चीजें रही? सुन रखा था कि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आप उस बुक को बार बार पढ़ो, लेकिन मैं इस चीज को फॉलो कर नहीं पाया था। मैं चाहता था करूं, लेकिन नहीं कर पाया था, क्योंकि पढ़ते पढ़ते जैसे पेपर के आप कह रहे हो लेवल आ रहे हैं, इन चीजों को देखते हुए मन डोलता था कि यार ये चीज काफी नहीं है मेरे लिए। तो कुछ चीजें जैसे मैथ्स है, साइंस है, इनकी कंसेप्ट यूट्यूब से भी साथ में कवर करता था, और साथ में अच्छा, यूट्यूब का सारा भी लिया? बिल्कुल सर। साथ ही साथ अपने कुछ वेबसाइट्स हैं, उन पे भी कुछ अच्छा मैटर मिल जाता है। ऑथेंटिक बुक्स भी ली फर्स्ट पेपर के लिए, जैसे हिस्ट्री है मान लो, या साइंस है, तो इनके लिए फर्स्ट पेपर के लिए मैंने ऑथेंटिक बुक्स का ज्यादा सहारा नहीं लिया। हाँ, जैसे पॉलिटिक्स है, इनकी कुछ अच्छी बुक से पढ़ी थी मैंने। हिंदी है, वो भी कुछ अच्छी बुक से पढ़ी थी, पर ज्यादा ऑथेंटिक बुक्स का गाइड फर्स्ट पेपर में नहीं लिया था। गाइड थी साथ में। कौन सी गाइड? एक तो लक्ष्य की थी, एक नाथ पब्लिकेशन की थी। मैनेजमेंट वगैरह इनके लिए, मैनेजमेंट के लिए एसएस यादव सर की बुक पढ़ी थी मैंने, उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं था। वो बुक मैंने बार अच्छा, जो जी हेल्प है, उसमें तो सेकंड पेपर की तैयारी करवाते हैं सिर्फ, है ना सर? उसमें टेस्ट सीरीज फर्स्ट पेपर की भी, अच्छा टेस्ट सीरीज फर्स्ट पेपर की भी होती है, सिर्फ ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए। ऑफलाइन स्टूडेंट तो वहां जाके देख के आते होंगे? मैं उस दौरान वहीं था, वहीं रहने लग गए थे। तो वहां से वो टेस्ट का शेड्यूल मिल जाता था, उस बेस पे तैयारी हो जाती थी। वेबसाइट्स का सहारा लिया था। और सेकंड पेपर में तो ऐसा है कि
हमें प्लानिंग नहीं करनी पड़ती थी सर, इतना मतलब हमारे लिए एडवांस ऑलरेडी प्लान्ड था वहां पे कि हमें प्लानिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। साथ ही साथ एक सर की एडवांस थिंकिंग ये भी थी कि आजकल पेपर एआई जनरेटेड आने लग गए, तो टाइम से ही हमें एआई के हिसाब से प्रैक्टिस करवाने लग गए थे। क्या बात है। तो मैंने एआई से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी। अच्छा, एआई की मदद भी ली। बिल्कुल सर, उसका मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला मुझे ऐसा इसमें लगता है। जैसे लिटरेचर है, अब तो सिलेबस बदल गया, फर्स्ट ग्रेड अंग्रेजी का। हाँ सर, इस बात लिटरेचर से पूरा ही बदल दिया, बिल्कुल है ना। पर जो पिछला जो लिटरेचर है वो तो मैंने भी बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है। यस सर। तो किस से पढ़ा तुमने लिटरेचर, किससे पढ़ा ये सेकंड पेपर के लिए? जैसे मैकबेथ हो गया, इनका जैसे एक मैकबेथ उठाते हैं तो मैकबेथ का पूरा टेक्स्ट पढ़ा, क्या क्या किया, मतलब कैसे? हमने एक टेक्स्ट लगता है क्राई द पीकॉक, हाँ, वो टेक्स्ट हमने हालांकि पढ़ने की कोशिश की थी, हाँ, पर वो अनीता आप देसाई जानते हो सर, तो वो टेक्स्ट हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट ज्यादा पल्ले नहीं ताबक बनी है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर आधारित है ना सर। बाकी ऐसा कोई टेक्स्ट नहीं है जो हमने ओरिजिनल नहीं पढ़ा है। सारे आमतौर पे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले कई मेरे से भी कांटेक्ट में रहते हैं, कई बार पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि हम समरी पढ़ लें तो काम चल जाएगा क्या? तो क्या कहना है उनके लिए? सर मैं यही कहना चाहूंगा उनके लिए कि आज का टाइम है, समरी पढ़ के 99% काम नहीं चलने वाला है। आपको टेक्स्ट डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। जैसे नॉवेल्स हैं, और हार्डी वाली नॉवेल भी वैसे टफ ही है। टफ है सर, पर वो नॉवेल है हमने निकाल मेयर ऑफ द कैस्टलबरी भी है, वो लेंदी है, पर फिर भी निकाल लिया था ओरिजिनल टेक्स्ट, निकाला, 3-4 बार पढ़ लिया, 3-4 बार निकाला, और फिर उनके टेस्ट सीरीज से वो बूस्ट अप होता चला गया। तो कोचिंग तो वो हो ही गया भाई। जीएल, अच्छा जीएल में क्लासें भी लगती है या सिर्फ टेस्ट भी होता है? ऑफलाइन क्लास भी मैंने ज्वाइन की थी। टेस्ट सीरीज तो है ही। मैंने 88 टेस्ट ओएमआर पे दिए थे, जो फुल क्वेश्चन के थे, जैसे आरपीसी 150 प्रश्न के। हाँ 150% के, और 75 वो क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के, 150 क्वेश्चन वो, तो दोनों की मिला के मैंने 88 टेस्ट ओएमआर पे दिए थे। क्या बात है। तो उससे बहुत अच्छी, अब आप जोड़ लो 88 into 150, यानी एक तो इतने सारे क्वेश्चन का अभ्यास हो ही गया। अच्छा, एक तैयारी करने वाले जो लोग हैं, समस्या वह ज्यादातर लोग हैं कि यूट्यूब पर आप कोई चीज देखने गुस्सा, जैसे मान लो, जैसे मैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ही ले ले भाई, एक टॉप टर्मिनोलॉजी है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, वो मेरे समझ में नहीं आ रही, मैं घुसा यूट्यूब पर देखने के लिए। अब होता क्या है कि यूट्यूब पर घुसे, एक लिंक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, तो ऐसे भटकाव आ जाता है और दूसरे वीडियोस भी आने लगते हैं। और फिर यूट्यूब पे मेरे जैसे बहुत सारे गाइड देने वाले, ज्ञान देने वाले भी होते हैं कि ये कर लो, ये नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है। तो उसको कैसे यूज करते थे एकदम जुडिशियली कि भाई एकदम सही सही न्याय संगत यूज हो? पहली तो बात तो साथ में अपने ऑथेंटिक बुक होती थी, ठीक है, तो लगभग बेस उससे मिल जाता था। अपना लक्ष्य ये है कि इस ऑथेंटिक बुक को ही कवर करना है, यूं ही अपना लक्ष्य वही था। और ऑथेंटिक बुक से लगभग बेस बन जाता था, तो हमें लगता था कि ये लेवल तो हमें है ही, कुछ लेवल वहां से क्लियर हो जाता था। तो एक दो चला के देखना भी पड़ता था वीडियो, नहीं मदद तो लेनी पड़ती है। साथ में वीडियो में जो व्यू है वो भी मैं माइंड में रखता था कि इसमें इतने व्यू है तो कुछ अच्छा मिलेगा। तो ये सारा करके वीडियो डिसाइड करता था कि कौन सा देखना। अच्छा, यूं नहीं कि भी जैसे 10 लिंक खुल गए तो 10 के ही अपन ना थोड़े देखने, भटका हुआ नहीं। फोन से दूरी रखते होंगे बाकी तो परीक्षा के दौरान अधिकतर टाइम मेरा परीक्षा से पहले मेरा लाइब्रेरी में गुजरा। लाइब्रेरी में 3-4 शिफ्ट में मैं जब बैठता था तो एक या कभी 2 शिफ्ट में फोन लेके जाता था, ठीक है, बाकी फोन रूम पे रहता था मेरा। अच्छा, स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई तुम्हारी? एनडीएस से? तो स्कूली शिक्षा मेरी जो शुरुआत की 10वीं तक की जो एजुकेशन है वो गांव में ही एनडीसी स्कूल जहाँ मैंने पढ़ा है। हाँ, जहाँ आपने पढ़ा है, आपसे एनडीसी स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। और एनडीसी स्कूल में गिरदार जी सर और दुर्गाराम जी सर, उनका भी हमेशा से सहयोग रहा है, हमेशा से मतलब उनका आशीर्वाद बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने हमेशा मोटिवेट भी किया। तुम लोगों का बैच बड़ा शानदार था, मुझे याद है। यस सर। और मेरा जब रिजल्ट आया तो सर को बहुत ज्यादा खुशी वेट भी था सर को कि तेरा रिजल्ट है, उसका वेट है। अच्छा, स्कूली शिक्षा का क्या कितना फर्क पड़ा, कितना रोल रहा वहां? कुछ 2-4 चीजें याद करनी चाहोगी जो आगे चलकर कामयाबी के तुम्हारे लिए मतलब महत्वपूर्ण साबित हुई? स्कूली शिक्षा में उस टाइम तो इतना माइंड में नहीं होता था कि आगे क्या, तो बेस नहीं था वो उस टाइम। लेकिन एक बात है कि वहां पे जो जैसे गिरधारी सर और वो जो मेहनत करवाते थे,
तो जैसे जीके लिखवाते थे। हाँ, जैसे जीके है तो जीके अपने उस टाइम कंसेप्ट नहीं था अपने हाँ, जीके का, तो सीधे सारे प्रश्न कुछ 2 4 5 प्रश्न आ गए। लेकिन साल के अंत तक लगभग 1000-1200 जीके के क्वेश्चन लिखवा देते थे। हाँ। और बड़ी बात यह है कि सर खुद प्रार्थना में पूछते थे अगले दिन। क्या बात। तो वहां से भी एक अच्छा बेस तैयार हुआ और इसका नतीजा ये रहा था कि जीएल में हमारे ऑफलाइन 350 का लगभग बेस था। तो जीके के पेपर में सर मेरा अलग से नाम लेते थे। अच्छा, जीके में। अच्छा, एक ये जो बड़ी रैंक आती है तो उसमें जीके का बड़ा रोल रहता है। बड़ा रोल रहता है सर। हालांकि मैं जीके में ज्यादा स्कोर कर नहीं पाया था। हाँ। इस बार का पेपर बहुत ज्यादा अलग टाइप का बना था। हाँ, क्योंकि तो इसी सिलेबस में मेरी आई थी 99th रैंक, लेकिन मेरे जीके में पुअर था क्योंकि साइंस और मैथ कमजोर थी मेरी। तो साइंस मैथ कमजोर होने की वजह से मैंने तो साइंस मैथ छोड़ दी थी। तुमने फिर साइंस मैथ का क्या किया? ठीक थे तुम तो साइंस ठीक हो। साइंस तो ज्यादा नहीं पॉजिटिव रहा, पर मैथ्स ने सिलेक्शन करवा दिया, ये कह सकता हूँ। मैथ के सवाल सही हुए। 10 में से 9 क्वेश्चन अटेंड किए थे, 9 के 9 सही गए। क्या बात है। तो अच्छा ये एक बड़ा रोल होता है। यानी एक बात तो अब तय हो गई है कि अगर आपको लेक्चरर बनना है तो आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया से, भाई मैं तो इतो सुन काम चला लिया, जैसे अंग्रेजी तैयार कर ली तो अंग्रेजी हूं काम चला लिया, अब वो बात नहीं रही। मेरा मानना है कि कोई सब्जेक्ट कंप्लीटली नहीं छोड़ सकते। आपको इंग्लिश अगर हार्ड लगती है तो कोई 1 या 2 टॉपिक जो इजी लगते हैं वो जरूर पढ़ने पड़ेंगे फर्स्ट पेपर के लिए। जैसे मैथ कंप्लीटली नहीं छोड़ सकते या साइंस कंप्लीटली, मैथ्स बिल्कुल ही छोड़ नहीं सकते। हाँ। अच्छा, एक बात जबकि आमतौर पर मैं फील करूं एकदम सीधी, ताकि लोगों तक जावे बात, अपन लोग तैयारी करा, पढ़ाई कर रहे हैं जना, बहुत सारा लोग हुए जका अपन बार बार पूछे कि के कर रहे हो और तेरो तो सिलेक्शन हुयो कोनी या लार्लिम किए रहे हो, या तो उससे डिमोटिवेट भी कई बार हम हो जाते हैं। जाने अनजाने हमारे साथी आसपास के लोग होते हैं, उनका ये कोई इरादा शायद नहीं रहता, पर जो कैंडिडेट होता है, मैं हमेशा अवॉइड करता हूं कि कैंडिडेट से हम ये ना पूछें कि क्या रहा पिछले एग्जाम में, क्योंकि अगर रहा है वो सफल हुआ है तो खुद ही बता देगा, है ना। और तो ऐसे डीमोटिवेट होते थे तैयारी। अच्छा, तैयारी के दौरान भी कई बार व्यक्ति डीमोटिवेट होता है। तो डीमोटिवेट होते थे तो क्या करते थे, कुछ लिख के भी कई स्टूडेंट लिख के रखते हैं, तो कुछ लिख के रखते थे कि मुझे ये लाइन है, मैं ये रोज देखता हूँ, ऐसे कुछ। डीमोटिवेट होता जरूर था, ऐसा नहीं है कि कभी हुआ नहीं। तैयारी के दौरान भी और तैयारी के बाद जब रिजल्ट आता था तब भी। लेकिन वही बात है कि हाँ, अलग से कोई कागज पेन पे तो मैंने कुछ नोट नहीं किया, लेकिन माइंड में कुछ चीजें जरूर नोट करके रखता था कि हाँ ऐसा हो गया तो इसका मतलब लोगों को भी दिखाना है कि हाँ दिखाना है। सर एक्चुअली क्या होता है कि तैयारी कितनी कर लो, कितनी मेहनत कर लो, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है तो दुनिया की नजरों में आपने क्या किया वो शून्य है। हाँ, वो शून्य हो गया वहां पे। तो ये चीज माइंड में बराबर चलती थी। और साथ में मम्मी पापा का सपना था कि हाँ भाई इनको पढ़ाया है, पढ़ाकर इनको मतलब जॉब लगाएंगे। तो ये चीजें माइंड में साथ साथ में चलती थी, वो रिवाइज होती थी और मोटिवेशन मिलता था उन चीजों से। जिस बैकग्राउंड से तुमने उठ के और अंग्रेजी जैसा विषय उसमें जो और 23rd रैंक से ये करी है ना, तो ये अपने आप में मैं एक व्यक्तिगत रूप से बड़ी अचीवमेंट मानता हूं। अच्छा, एक ये बताओ, जैसे लिटरेचर का तो अब तो रुझान बन गया होगा। बिल्कुल। तो कोई जैसे विशेष बहुत सारे राइटर्स ऑथर हैं, कोई एक आध राइटर ऑथर जो ऐसे लगता है कि यार ये मुझे बहुत अच्छा लगता है? शेक्सपियर का नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन ग्रेटेस्ट है वो तो। बिल्कुल, पर उनके साथ साथ मैं एक और राइटर पे जाना चाहूंगा, जॉन कीट्स। क्या बात है। जॉन कीट्स ने, उनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था, क्योंकि सर उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र के अंदर, उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई। 25 से 1 साल की एज में वो चले गए थे। 4-5 साल ही लिख पाए वो, और उतनी कम एज के अंदर उन्होंने जो हमें दिया, आज पढ़ा जा रहा है, आगे कई सालों तक पढ़ा जाएगा। वो चीज मेरे को बड़ी मतलब इम्प्रेस करती। ऐसे ही एक राइटर और थे, तोरू दत्त। बिल्कुल। हाँ, जो अपने इंडियन राइटर्स की अगर बात करें जिन्होंने इंग्लिश में लिखा, तो वो भी बहुत कम एज में। अच्छा, वो तो 3 बहन भाई थे, तीनों ही कम एज में ही चले गए। तो तोरू दत्त की एक मुझे भी बड़ी ऐसे पोएम जो है वो याद आती है, आर कैसुर इन अ ट्री करके, है ना। तो इस तरीके से, तो एक ये बताओ, जैसे अब तो गवर्नमेंट जॉब में आ ही गए हो, तो वहां जाने के बाद जैसे अब व्यक्ति पहले जब तैयारी करता है ना, तो बहुत सारे ऐसे प्लान बनाता है, और जब सिचुएशन जब ज्वाइनिंग की आती है
क्योंकि राज्य की सेवा में हम काम कर रहे हैं और कई सालों से काम कर रहे हैं, तो अलग अलग अनुभव मिलते हैं। तो क्या प्राथमिकता रहेगी कि मैं ये करूं, या ऐसे मैं क्लास में करूं, या स्टूडेंट्स के लिए ये करूं, या ऐसी कोई प्रायोरिटी रहेगी क्या? मेन बात तो यही है सर कि अपना जो एरिया है, अपना राजस्थान बीकानेर लूणकड़ से का जो एरिया है वो इंग्लिश में बैकवर्ड कहेंगे अपने, और टाइम आने वाला इंग्लिश का है, हमें दिख रहा है। तो मेरी प्राथमिकता तो यही रहेगी कि कम से कम इतना नॉलेज मेरे स्टूडेंट्स होंगे, उनको हो कि वो इंग्लिश है उसको एक लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट करे, उससे डर उनका निकालने की कोशिश। अगर उनको कोई चीज नोटिफिकेशन इंग्लिश में मिलता है तो कम से कम वो उसको समझ सके। ये चीजें मैं कई बार स्टूडेंट्स ने बताई करूं टाबरा ने कि अंग्रेजी अगर कितना ही पढ़ लिख लो पण बाहर को टाइम अंग्रेजी को है, तो आज एक छोटो सो मैसेज आ जाए व्हाट्सएप पर, या आपने कोई ऑफिशियल सूचना आ जाए, या कोई ऑफिशियल लेटर आ जाए, बिन थे अगर नहीं समझ पा रहे हो तो पढ़ा लिखा हो गैर भी अनपढ़ की श्रेणी में कई बार व्यक्ति आ जाए। तो ये बहुत अच्छी बात तुमने बताई है, और हुआ भी है थोड़ा इम्प्रूवमेंट तुम लोगों ने। कई और भी स्टूडेंट्स जो है जिन पिछले मेरे अब के बैच के और आपसे बैच के थोड़े पीछे के बैचेस के सेकंड ग्रेड और ग्रेड थर्ड में अंग्रेजी से सेलेक्ट हुए हैं। तो बस एक दो बातें हो रहा है, अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ कोई सुझाव देना चाहो, या कोई उनके लिए मैसेज देना चाहो, क्योंकि जो तैयारी करने वाले लोग हैं वो सेलेक्ट व्यक्ति या कामयाब व्यक्ति की तरफ बड़ी एक्सपेक्टेंट आशा भरी निगाहों से देखते हैं। तो कुछ एक दो बात जो बताना चाहो। सर आजकल देखने में आ रहा है कि कुछ आसपास के जो दोस्त वगैरह ऐसे हैं जो बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे भी होते हैं जो मतलब बहुत कम तैयारी के साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। तो काफी सारों को ऐसा भी लगता है कि यार हमारी कहाँ कमियां रह रही है। तो मैंने जो नोट किया है वो यही है सर कि एक लंबी तैयारी बहुत ज्यादा लंबा टाइम जरूरी नहीं है, अगर आप मेंटली स्टेबल है तो। और माइंड अगर अपना भटकता है बार बार दूसरी अलग अलग चीजों पे जाता है, माइंड पहले अगर रिजल्ट पे चला गया, क्या बात है, तो फिर भटकाव बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो रिजल्ट बाद में है, पहले अपनी मेहनत हम हमारी तरफ से कर दो जितना हो रहा है बस। बाद में आगे क्या हो रहा है क्या नहीं वो बात की बात है। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, अगर फल अपने आप दे देगा। अगर कर्म सच्चा है तो वो फल अच्छा ही होगा सर। ये तुमने मेरे सोच से एक मिलती जुलती बात कही। मैं जब तैयारी प्रिपरेशन करते थे तो मैं एक लाइन लिख के रखता था कि ओ गॉड इनेबल मी बीट माई राइवल्स इन राइट स्पिरिट, कि हे ईश्वर मैं मेरे प्रतिद्वंदियों को सही प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ सकूं, ऐसी मेरे अंदर योग्यता डाल दे। जब तक अगर मैं काबिल नहीं हूं तो सबसे पहले जो मेरे से अगर तुम ज्यादा काबिल हो तो सबसे पहले कामयाबी का हक तुम्हारा होना चाहिए, यानी जो हमसे ज्यादा काबिल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने को और काबिल बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात कही है कि पहले हम रिजल्ट की ना सोचें कि हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे, हम अपने मतलब मेहनत पर ध्यान दें। चलो बहुत बढ़िया है। और कुछ कहना चाहोगे? बस यही है सर कि अपने अच्छा लगता है जब एक लंबे टाइम की मेहनत है वो साकार होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई जब हमें इतना अच्छा लग रहा है तो तुम्हें कितना अच्छा लग रहा होगा। बिल्कुल सर। हाँ। और अच्छा माहौल होता है क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल होते हैं वो तो कई बार अचीव हो जाती हैं, कई बार नहीं हो भी तो भी चलते हैं, पर ये लाइफ का बहुत बड़ा गोल होता है, ये अचीव हो जाता है तो फिर मजा आ जाता है। अच्छा, आगे और भी प्रिपरेशन करने का या मैं आगे का सर अभी नेट का एग्जाम दिया था, उसमें नेट क्लियर हुई नहीं है, तो अभी ये वापस में नेट क्लियर दोबारा नेट देना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। हाँ, कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, कोशिश लगातार व्यक्ति को जारी रखनी चाहिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये मानता हूं कि ये एक पौधा है विनोद रूपी, जिसमें थोड़ा सा पानी मैंने भी दिया, बहुत सारे लोगों ने सींचा टीचर्स में, और उनमें थोड़ा सा मेरा भी ये मैं सौभाग्य मानता हूं कि मुझे भी मौका मिला और उसको इसने सफलता में बदल के देखा। बहुत खुशी हो रही है मुझे व्यक्तिगत रूप से, और क्षेत्र के लोगों को भी और पूरे परिवारजनों को भी। तो एक बार पुनः तुम्हें बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं।